नमस्कार। स्वागत है आप सभी सुनने वालों का। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत के चैप्टर 4 से 50 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे और साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो आइए बिना देरी किए हम सीधे अपने पहले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न 1, भारतीय संविधान की उद्देशिका का वैधानिक आधार क्या है? क्वेश्चन 1, व्हाट इज द लीगल बेसिस ऑफ द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसके विकल्प हैं ए. नेहरू रिपोर्ट, बी. पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव, सी. भारत शासन अधिनियम या डी. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। और इसका सही उत्तर है विकल्प बी. पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव 1946। देखिए, ऐतिहासिक रूप से एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। जब वैधानिक आधार की बात आती है तो असल में ये पूछा जा रहा है कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ। इसका सही उत्तर वही है जो अभी बताया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को इसको संविधान सभा के सामने पेश किया गया था। हाँ, और इसमें उन्होंने बताया था कि हमारा भारत कैसा होगा, लोकतांत्रिक ढांचा कैसा होगा। बिल्कुल। और वही प्रस्ताव आगे चलकर 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से अपना लिया। परीक्षा के हिसाब से ये तिथियां बहुत मायने रखती हैं। मतलब ये कोई अचानक या रातों रात तैयार किया गया दस्तावेज नहीं था। लंबे स्वतंत्रता संग्राम का ये एक नतीजा था। एकदम सही। ये लाखों भर्तियों की आकांक्षाओं का एक लिखित रूप था जिसने संविधान निर्माण को एक दिशा दी, और वही उद्देश्य प्रस्ताव बदलकर आज की प्रस्तावना बन गया। तो इस ऐतिहासिक जानकारी के बाद अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 2, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। ये कथन किसका है? क्वेश्चन 2, preamble is the identity card of the constitution, whose statement is this? सही उत्तर है विकल्प सी, N.A. पालखीवाला। ये कोड मतलब ये कथन एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। प्रख्यात न्यायविद थे N.A. पालखीवाला जी। उन्होंने इसे परिचय पत्र या आइडेंटिटी कार्ड कहा था। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी इंसान का पूरा ब्लूप्रिंट उसके डीएनए में होता है ना, बस वैसे ही इतने बड़े संविधान का डीएनए इसकी प्रस्तावना में है। हाँ, जैसे आइडेंटिटी कार्ड देखकर किसी का नाम और मूल जानकारी मिल जाती है, ठीक वैसे ही। बिल्कुल। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अब किसी को अगर जानना हो कि ये संविधान आखिर कहता क्या है, तो उसको हजारों पन्ने पढ़ने की जरूरत नहीं है। सही बात है। वो सिर्फ शुरुआत के एक पन्ने की प्रस्तावना पढ़ ले, जहां न्याय, स्वतंत्रता, समानता जैसे आदर्श लिखे हैं, तो उसको पूरा सार समझ आ जाएगा। वही तो, ये खिड़की की तरह है। इसीलिए पालखीवाला जी का ये कथन एकदम सटीक बैठता है। चलिए अब तीसरे प्रश्न पर आते हैं। ये संशोधन से जुड़ा है और अक्सर परीक्षकों का पसंदीदा क्षेत्र होता है। प्रश्न 3, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किन शब्दों को प्रस्तावना में समावेश किया गया? क्वेश्चन 3, which words were inserted into the preamble by the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। देखिए, 42वां संविधान संशोधन जो है वो भारतीय राज्य व्यवस्था में एक मील का पत्थर है। इसको लोग लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। मूल प्रस्तावना में ये 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता नहीं थे। इन्हें इसी संशोधन से जोड़ा गया। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या ये आदर्श इससे पहले भारत में नहीं थे? ये बहुत ही विचार करने वाला बिंदु है। लोगों को लगता है कि 1976 में अचानक से देश पंथ निरपेक्ष हो गया। हाँ, और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये आदर्श हमारे संविधान में पहले से ही बहुत गहराई से मौजूद थे। जैसे राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, वहाँ आर्थिक समानता या समाजवादी ढांचा पहले से था, और अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता थी ही। तो इसका मतलब 1976 में सिर्फ उन बातों को स्पष्ट करके लिखा गया जो पहले से छिपी हुई या अंतर्निहित थीं। बिल्कुल। जो बातें परोक्ष रूप से थीं, उन्हें मुखर स्वरूप दे दिया गया। इससे एक नई वैधानिक स्पष्टता मिली, और परीक्षार्थियों को ये अंतर्निहित और मुखर का अंतर समझना बहुत जरूरी है। एकदम सही कहा। अब चलिए तिथियों से जुड़े भ्रम की ओर चलते हैं। प्रश्न 4, संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को औपचारिक रूप से कब अंगीकृत किया था? Question 4, when did the Constituent Assembly formally adopt the Objectives Resolution? सही उत्तर है विकल्प सी, 22 जनवरी 1947। अब देखिए, स्टेट पीसीएस में डेट्स को लेकर ऐसे ही फंसाने वाले सवाल हैं। 13 दिसंबर 1946 और 22 जनवरी 1947 में बहुत कंफ्यूजन होता है। हाँ, लोग अक्सर दोनों तिथियों में उलझ जाते हैं।
जी, तो इसको स्पष्ट कर लेते हैं। 13 दिसंबर को पंडित नेहरू ने इसे सिर्फ प्रस्तुत किया था, यानी पेश किया था। तब तुरंत इस पर कोई वोटिंग या मतदान नहीं हुआ। क्योंकि संविधान सभा चाहती थी कि सभी पक्षों की राय ली जाए, लोकतांत्रिक तरीके से बहस हो। बिल्कुल। कई हफ्तों की बहस के बाद आखिरकार 22 जनवरी 1947 को इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। तो अगर सवाल में अंगीकृत करने की बात आती है, तो उत्तर हमेशा 22 जनवरी ही होगा। ये सच में बहुत जरूरी स्पष्टीकरण है। अब आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न विश्व इतिहास और संविधानों की तुलना से जुड़ा है। प्रश्न 5, विश्व के किस आधुनिक संविधान ने सर्वप्रथम प्रस्तावना को अपने दस्तावेज में स्थान दिया? क्वेश्चन 5, विच मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट इंक्लूडेड अ प्रीएम्बल इन इट्स डॉक्यूमेंट? और इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अमेरिकी संविधान। ये तुलनात्मक राजनीति का एक बहुत बढ़िया तथ्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान 1789 में लागू हुआ और वही विश्व का पहला लिखित आधुनिक संविधान माना जाता है। उन्होंने ही इस परंपरा की शुरुआत की थी कि कानूनी दस्तावेज की शुरुआत एक प्रस्तावना से होनी चाहिए। और ये देखना कितना रोचक है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर से जो सबसे अच्छा था उसको अपनाया। बिल्कुल। उन्होंने देखा कि ऐसी प्रस्तावना जनता की इच्छा को दर्शाती है। नए सिरे से सब कुछ सोचने के बजाय इस बेहतरीन परंपरा को भारत सहित कई लोकतांत्रिक देशों ने अपनाया। तो इससे ये भी पता चलता है कि हमारा दस्तावेज वैश्विक लोकतांत्रिक मूल्यों से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। चलिए इसके बाद अगले सवाल पर आते हैं। प्रश्न 6, हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया वाक्यांश क्या इंगित करता है? क्वेश्चन 6, व्हाट डज द फ्रेज वी द पीपल ऑफ इंडिया इंडिकेट? सही उत्तर है विकल्प सी, संविधान की शक्ति का स्रोत भारतीय जनता है। हम भारत के लोग, सच कहूं तो ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये पूरे भारतीय लोकतंत्र का सबसे मजबूत आधार है। राजनीति विज्ञान में इसे लोकप्रिय संप्रभुता कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जो सर्वोच्च शक्ति है वो किसी राजा या विदेशी सत्ता के पास नहीं है। हाँ, वो शक्ति आम जनता के हाथों में है। और ऐतिहासिक रूप से देखें तो ये ब्रिटिश शासन के खत्म होने का भी एक ऐलान था। बिल्कुल। ये इस बात का सबूत है कि ये संविधान हम पर किसी बाहरी शक्ति ने नहीं थोपा है, जनता ने इसे खुद को दिया है। इसीलिए प्रस्तावना के आखिर में लिखा है कि हम इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मपर्पित करते हैं। इसका आशय ये है कि चाहे संसद हो या न्यायपालिका, कोई भी जनता से ऊपर नहीं है। एकदम सही निष्कर्ष। यही बात लोकतंत्र को सच्चे मायनों में जिंदा रखती है। अब आते हैं 7वें प्रश्न पर। एक बार फिर तिथियों से जुड़ा सवाल है, जहां काफी गलतियां होती हैं। प्रश्न 7, भारतीय संविधान को अपनाने और अधिनियमित करने की आधिकारिक तिथि क्या है? क्वेश्चन 7, व्हाट इज द ऑफिशियल डेट ऑफ अडॉप्टिंग एंड एनैक्टिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सही उत्तर है विकल्प बी, 26 नवंबर 1949। यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम दूर करना जरूरी है। देखिए, 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि उस दिन संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था। लेकिन प्रस्तावना में साफ तौर पर लिखा है, आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान को अंगीकृत करते हैं। इसका मतलब संविधान निर्माण का काम इस दिन पूरा हो चुका था। जी हाँ, और इस दिन कुछ बहुत ही मायने रखने वाले प्रावधान, जैसे नागरिकता और चुनाव वाले नियम, तुरंत लागू भी हो गए थे। बाकी का संविधान 26 जनवरी से लागू हुआ, जिसका ऐतिहासिक कारण था पूर्ण स्वराज दिवस का महत्व बनाए रखना। आजकल तो इस 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बिल्कुल। इसीलिए परीक्षा में जब अपनाने या अधिनियमित करने का सवाल आए, तो उत्तर सिर्फ और सिर्फ 26 नवंबर ही होना चाहिए। चलिए अब 8वें प्रश्न पर चलते हैं। ये सवाल शब्दों के खेल पर आधारित है। प्रश्न 8, 1976 से पूर्व भारतीय राज्य की प्रकृति प्रस्तावना में क्या थी? क्वेश्चन 8, व्हाट वाज द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट इन द प्रीएम्बल प्रायर टू 1976? सही उत्तर है विकल्प बी, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। अब ध्यान दीजिए, ये सवाल ऑब्जर्वेशन स्किल की बड़ी अच्छी टेस्ट लेता है। अभी हमने 42वें संशोधन की बात की थी ना, ये उसी को उल्टा करके पूछा गया है। आज हम पढ़ते हैं संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, पर सवाल पूछ रहा है 1976 से पहले के बारे में। हाँ, तो अगर हम समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को हटा दें जो बाद में जुड़े थे, तो सिर्फ 3 ही शब्द बचते हैं, संप्रभु
लोकतांत्रिक और गणराज्य। वही तो। परीक्षा में विकल्प पढ़ते समय ये देखना बहुत जरूरी है कि परीक्षक आज की स्थिति पूछ रहा है या किसी संशोधन से पहले की। ऐसी रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्निक से कई मुश्किल सवाल आसान हो जाते हैं। ये वाकई एक बेहतरीन रणनीति है। अब आते हैं 9वें प्रश्न पर। प्रश्न 9, प्रस्तावना संविधान के विषय में क्या प्रकट करती है? क्वेश्चन 9, व्हाट डज द प्रीएम्बल रिवील अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन? सही उत्तर है विकल्प बी, संविधान का सार या संक्षिप्त परिचय। इसको समझने के लिए हमें फिर से पालखीवाला जी के उस परिचय पत्र वाले कथन को याद करना होगा। देखिए, प्रस्तावना कोई कानूनी नियमावली नहीं है। आप इसको सीधे कोर्ट में जाकर लागू नहीं करवा सकते। ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। तो फिर इसका मूल काम यही है कि ये पूरे संविधान का सार प्रस्तुत करती है, जैसे पंडित ठाकुरदास भार्गवा जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। बिल्कुल, कानूनी रूप से प्रवर्तनीय ना होने के बावजूद ये सबसे मूल्यवान हिस्सा है। जब भी सुप्रीम कोर्ट किसी कानून की व्याख्या में उलझता है या किसी अनुच्छेद के दो अलग-अलग अर्थ निकलते हैं, तो वो दिशा के लिए प्रस्तावना की तरफ ही देखते हैं। ये एक दिशा सूचक यंत्र यानी कि कंपस की तरह काम करता है। यानी भटकाव की स्थिति में ये सही रास्ता दिखाता है। चलिए, अब हम आज के अंतिम और 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले मैं सुनने वालों को स्पष्ट कर दूं कि हमारी इस चर्चा का उद्देश्य किसी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन करना नहीं है। हम सिर्फ स्रोत सामग्री में दिए गए ऐतिहासिक तथ्यों का विश्लेषण कर रहे हैं। प्रश्न 10, 42वें संशोधन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन 10, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द 42nd अमेंडमेंट? सही उत्तर है विकल्प बी, संविधान के अंतर्निहित दर्शन यानी समाजवाद और पंथ निरपेक्षता को स्पष्ट करना। देखिए, ये प्रश्न हमारी पूरी चर्चा को एक साथ समेट लेता है। 42वें संशोधन का मूल उद्देश्य संविधान को पूरी तरह बदलना नहीं था, बल्कि जो बातें पहले से थीं उन्हें और मुखर रूप से दर्शाना था। 1955 के अवधि अधिवेशन में ही समाजवादी ढांचे का संकल्प लिया जा चुका था। और ठीक वैसे ही भारत हमेशा से सभी धर्मों का सम्मान करने वाला देश रहा है, जो मौलिक अधिकारों में पहले से ही लिखा था। जी हाँ, लेकिन 1970 के दशक की जो स्थिति थी, उसमें लगने लगा था कि इन आदर्शों को सिर्फ अदालतों की व्याख्या पर नहीं छोड़ा जा सकता, इन्हें लिखित रूप देना जरूरी था। इसीलिए संशोधन के जरिए इन्हें प्रस्तावना में शामिल किया गया, जिससे देश की इन मूल धारणाओं को एक स्थायी वैधानिक मोहर मिल गई। चलिए प्रश्न 11 देखते हैं। हिंदी में प्रश्न है, भारतीय संदर्भ में संप्रभु शब्द का कानूनी अर्थ क्या है? और इंग्लिश में, व्हाट इज द लीगल मीनिंग ऑफ द वर्ड सॉवरेन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट? इसके विकल्प हैं, ए, भारत ब्रिटिश क्राउन के अधीन है, बी, भारत किसी भी विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है या अपने क्षेत्र का हिस्सा समर्पित कर सकता है, सी, भारत संयुक्त राष्ट्र के निर्णयों के प्रति पूर्णतः बाध्य है, या डी, भारत केवल आंतरिक मामलों में स्वतंत्र है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। हाँ, और ये विकल्प बी ही क्यों सही है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, संप्रभु होने का सीधा सा मतलब है कि सर्वोच्च सत्ता आपके अपने हाथ में है। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत एक उपनिवेश था। मतलब हम पूरी तरह ब्रिटेन के अधीन थे। बिल्कुल। आजादी के बाद और विशेष रूप से 26 जनवरी 1950 को जब हम गणतंत्र बने, तो भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर रहा और न ही किसी का अधिराज्य रहा। हमारे ऊपर कोई भी बाहरी शक्ति नहीं है। तो इसी सर्वोच्च कानूनी अधिकार के कारण एक संप्रभु राज्य के रूप में भारत किसी विदेशी क्षेत्र को प्राप्त कर सकता है। जी, या फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपना कोई क्षेत्र किसी अन्य देश को सौंप भी सकता है। अन्य विकल्प जो भारत को किसी बाहरी शक्ति के अधीन बताते हैं, वे तकनीकी रूप से गलत हैं। इसे अगर हम आम जीवन के उदाहरण से समझें तो ये वैसा ही है जैसे जब कोई व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाता है तो वो अपने जीवन के निर्णय लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हो जाता है। एकदम सटीक उदाहरण है ये। लेकिन इसी स्वतंत्रता को लेकर आज़ादी के ठीक बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। इसी से जुड़ा है हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न 12, राष्ट्रमंडल की सदस्यता के संबंध में नेहरू द्वारा 1949 में दी गई घोषणा का संप्रभुता पर क्या प्रभाव पड़ा? What was the impact of Nehru's 1949 declaration regarding Commonwealth membership on sovereignty? सीधे सही उत्तर पर आते हैं। सही उत्तर है विकल्प सी। यह एक अतिरिक्त संवैधानिक घोषणा थी जिसका संप्रभुता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। मई 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह तय किया कि आजाद होने के बावजूद
भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहेगा। जिसे उस समय संविधान सभा में भी कई लोगों ने संप्रभुता से समझौता मान लिया था। हाँ, लेकिन यहाँ ये समझना होगा कि यह सदस्यता पूरी तरह से एक स्वैच्छिक समझौता है। इसे संविधान के बाहर की घोषणा कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि इसका हमारी कानूनी आजादी से कोई लेना देना नहीं है। मतलब जब चाहें हम इस समूह से बिना किसी से पूछे बाहर आ सकते हैं। जी हाँ, ब्रिटेन का राजा या रानी केवल इस समूह के प्रतीकात्मक प्रमुख हैं, भारत के प्रमुख नहीं है। इसलिए ये हमारी पूर्ण स्वतंत्रता को रत्ती भर भी सीमित नहीं करती। बिल्कुल। ये तो किसी खेल क्लब की सदस्यता लेने जैसा है। आप क्लब के सदस्य हैं, इसका मतलब ये नहीं कि क्लब का अध्यक्ष आपके घर के फैसले लेगा। सही कहा। अब राजनीतिक आजादी से आगे बढ़कर आर्थिक ढांचे की बात करते हैं। प्रश्न 13, भारतीय लोकतांत्रिक समाजवाद का मुख्य आधार क्या है? What is the main basis of Indian democratic socialism? यहाँ सही उत्तर है विकल्प सी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। ये राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था दोनों का एक बहुत ही शानदार संगम है। देखिए, समाजवाद मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक है साम्यवादी समाजवाद, जहां देश की हर एक चीज, हर कारखाना, हर जमीन सरकार की होती है और निजी संपत्ति को पूरी तरह खत्म कर दिया जाता है। बिल्कुल। लेकिन भारत ने इस कठोर रास्ते को नहीं चुना। हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इसका अर्थ है कि देश के विकास में सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। हमारा लक्ष्य गरीबी और असमानता को खत्म करना है, न कि निजी क्षेत्र को पूरी तरह समाप्त करना। और यही कारण है कि आज हमारे देश में सरकारी अस्पताल और निजी अस्पताल दोनों एक साथ काम करते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही स्पष्ट व्यवहारिक उदाहरण है। लेकिन ये समाजवादी विचारधारा अचानक से नहीं आ गई थी। परीक्षार्थी अक्सर यहाँ गलती करते हैं। हमारा अगला प्रश्न इसी बारे में है। प्रश्न 14, कांग्रेस के किस अधिवेशन, जो 1955 में हुआ था, उसमें समाजवादी ढांचे के समाज की स्थापना का संकल्प लिया गया था? In which Congress session 1955 was the resolution to establish a socialistic pattern of society adopted? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अवोधी अधिवेशन। इस तथ्य का ऐतिहासिक संदर्भ जानना बहुत जरूरी है। ये सच है कि हमारी प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो कई बार लोगों को लगता है कि समाजवाद तभी आया होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। संविधान के नीति निदेशक तत्वों में ये विचारधारा शुरुआत से ही रची बसी थी और राजनीतिक स्तर पर 1955 के अवादी अधिवेशन में ही ये दिशा तय कर ली गई थी। इसका मतलब है कि शब्द भले बाद में जुड़ा, लेकिन संविधान की आत्मा में ये पहले दिन से मौजूद था। बिल्कुल। अब ये जानना भी दिलचस्प है कि भारत का समाजवाद दुनिया से अलग कैसे है। प्रश्न 15, भारत का समाजवाद किन दो विचारधाराओं का मिश्रण है? इंडियन सोशलिज्म इज अ ब्लेंड ऑफ विच टू आइडियोलॉजीज? इसका सटीक उत्तर है विकल्प बी, मार्क्सवाद और गांधीवाद। भारतीय दर्शन की ये सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हम किसी भी विचार को ज्यों का त्यों नहीं अपनाते। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि हमारा समाजवाद इन दोनों का अनूठा मेल तो है, लेकिन इसका झुकाव गांधीवादी समाजवाद की तरफ बहुत अधिक है। मतलब अहिंसक तरीके से बदलाव लाना। जी, कार्ल मार्क्स का समाजवाद वर्ग संघर्ष की बात करता है। हमने वहां से केवल आर्थिक समानता का विचार लिया है, लेकिन गांधी जी का मानना था कि बदलाव शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आना चाहिए। इसीलिए हमारा समाजवाद समतामूलक और शांतिपूर्ण है। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां हमें अपनी नीतियों में लचीलापन लाने पे मजबूर भी कर देती हैं। प्रश्न 16 देखिए, 1991 की नई आर्थिक नीति ने संविधान के किस आदर्श को पतला किया है? द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 हैज डाइल्यूटेड विच आइडियल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सही उत्तर है विकल्प सी, समाजवादी साख। मुख्य परीक्षा के लिए ये एक बहुत ही सशक्त विश्लेषणात्मक बिंदु है। 1991 में भारत एक आर्थिक संकट से गुजर रहा था। तब हमें नई आर्थिक नीति अपनानी पड़ी, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण शामिल थे, जिससे बाजार पूरी तरह से खुल गया। सही कहा। इन सुधारों के लागू होने के बाद विदेशी निवेश बढ़ा और निजी कंपनियों को छूट मिली। इसका परिणाम ये हुआ कि राज्य के जो पारंपरिक समाजवादी लक्षण थे, उनका प्रभाव थोड़ा कम या कह लें कि पतला जरूर हुआ है। अब सरकार नियंत्रणकर्ता से अधिक एक सुविधा प्रदाता बन गई है। बिल्कुल। अब अर्थव्यवस्था से हटकर धर्म की बात करते हैं। प्रश्न 17, सर्वोच्च न्यायालय ने 1974 में पंथ निरपेक्षता के विषय में क्या टिप्पणी की थी?
व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट रिमार्क इन 1974 रिगार्डिंग सेक्युलरिज्म? इसका सही उत्तर है विकल्प बी। संविधान निर्माताओं ने पंथ निरपेक्ष राज्य बनाना चाहा था, जो अनुच्छेद 25 से 28 में स्पष्ट है। ये प्रश्न एक बहुत बड़े संशय को दूर करता है। यद्यपि पंथ निरपेक्ष शब्द 1976 तक प्रस्तावना में नहीं था, लेकिन न्यायालय ने 1974 में ही स्पष्ट कर दिया था कि संविधान निर्माता शुरुआत से ही ऐसा राज्य चाहते थे। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण हमारे मौलिक अधिकार हैं। जी, अनुच्छेद 25 से 28। और यहाँ एक बहुत और है, हमारी पंथ निरपेक्षता एक सकारात्मक अवधारणा है। मतलब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन वो सभी धर्मों को समान दर्जा और संरक्षण देता है। पश्चिम में तो राज्य धर्म को अनदेखा करता है, जबकि भारत में सभी का आदर होता है। बिल्कुल सही। आप चलते हैं हमारे लोकतंत्र की ओर। प्रश्न 18, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरणों के संदर्भ में सही युग्म पहचाने। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिगार्डिंग द डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसके विकल्प है ए जनमत संग्रह, बी पहल, सी प्रत्याह्वान या डी उपरोक्त सभी सही है। सही उत्तर है विकल्प डी। देखने को मिलता है। इसके 4 मुख्य औजार होते हैं। जनमत संग्रह में जनता सीधे कानून पर वोट करती है, और पहल में जनता खुद कानून का प्रस्ताव लाती है। हाँ। फिर प्रत्याह्वान में अगर प्रतिनिधि काम नहीं कर रहा तो उसे वापस बुला लिया जाता है। और चौथा उपकरण जनमत है, जिसका उपयोग क्षेत्रीय विवाद सुलझाने के लिए होता है। ये सुनने में बहुत आदर्श लगता है, लेकिन भारत जैसे विशाल देश में हर कानून के लिए जनता से वोट करवाना तो व्यवहारिक नहीं है। एकदम सही। इसी से जुड़ा है प्रश्न 19, भारतीय राज्य व्यवस्था किस प्रकार के लोकतंत्र का अनुसरण करती है? What type of democracy does the Indian polity follow? सही उत्तर है विकल्प बी, प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र। भारत की जनसंख्या और विविधता को देखते हुए हमने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को चुना। इसमें जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है जो कानून बनाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सरकार मनमानी नहीं कर सकती। जी, क्योंकि कार्यपालिका अपनी हर नीति के लिए विधायिका के प्रति यानी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अब हम पहुंच गए हैं आज के अंतिम और शायद सबसे गहरे प्रश्न पर। प्रश्न 20, प्रस्तावना में प्रयुक्त लोकतांत्रिक शब्द का व्यापक अर्थ क्या है? What is the broader meaning of the word democratic used in the preamble? इसका सही उत्तर है विकल्प सी, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का समावेश। ये हमारे पूरे संविधान का सार है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ इतना है कि चुनाव हो और वोट डाला जाए, जिसे केवल राजनीतिक लोकतंत्र कहते हैं। हाँ, लेकिन 25 नवंबर 1949 के अपने भाषण में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने स्पष्ट किया था कि जब तक इसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र नहीं होगा, तब तक राजनीतिक लोकतंत्र टिक नहीं सकता। मतलब जब तक समाज में भेदभाव खत्म न हो और आर्थिक बराबरी न हो। बिल्कुल। इसे उन्होंने त्रयी का संघ कहा था। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, इन तीनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, भारत एक गणतंत्र है क्योंकि? इंडिया इज अ रिपब्लिक बिकॉज, और इसका सही विकल्प है बी। यहां राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। Here the head of state, president, is elected for a fixed period. यह विकल्प बिल्कुल सटीक है। अगर हम राज व्यवस्था का अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक प्रणालियां मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बटी होती हैं। एक है राजशाही और दूसरी है गणतंत्र। यानी कि जैसे ब्रिटेन का उदाहरण लें, वहां राजशाही है क्योंकि वहां राज्य का प्रमुख वंशानुगत होता है। एकदम सही पकड़ा आपने। ब्रिटेन में राजा या रानी का पद एक परिवार तक सीमित है, लेकिन गणतंत्र की पूरी बुनियाद इस बात पर टिकी है कि राज्य का सर्वोच्च पद किसी एक परिवार की पैतृक संपत्ति नहीं हो सकता। और यही व्यवस्था भारत के राष्ट्रपति पद पर लागू होती है। संविधान के अनुच्छेद 52 और 54 के अनुरूप राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से ही क्यों ना हो। हाँ, मुख्य परीक्षा में जब लोकतंत्र और गणतंत्र के बीच का अंतर स्पष्ट करने को कहा जाता है तो ये बिंदु बहुत काम आता है। लोकतंत्र ये तय करता है कि सरकार कैसे चुनेगी, जबकि गणतंत्र ये तय करता है कि राज्य का प्रमुख कौन होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया आपने। अब चलिए देखते हैं कि इस गणतंत्र का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रश्न संख्या 22, गणतंत्र होने का एक और महत्वपूर्ण अर्थ क्या है? What is another important meaning of being a republic? इसका सही विकल्प है ए, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास।
विकल्प ए गणतंत्र की वास्तविक सामाजिक आत्मा को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि समाज में किसी भी वर्ग को जन्म या रक्त के आधार पर कोई विशेषाधिकार नहीं मिलेंगे। सारी राजनीतिक संप्रभुता किसी एक मुकुट के बजाय आम जनता में निहित होती है। जी, और इसे हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 और 18 से जोड़ सकते हैं, जहां सभी सार्वजनिक पद हर नागरिक के लिए खुले हैं और उपाधियों का अंत किया गया है। बिल्कुल। ऐतिहासिक रूप से देखें तो सामंती व्यवस्थाओं में जन्म के आधार पर ही अधिकार तय होते थे। गणतंत्र उस सामंती सोच पर सीधा प्रहार करता है। तो आजादी के तुरंत बाद क्या हम गणतंत्र बन गए थे? इसी से जुड़ा है हमारा अगला सवाल। प्रश्न संख्या 23। भारत ने किस तिथि को डोमिनियन का दर्जा समाप्त कर संप्रभु गणतंत्र का स्वरूप ग्रहण किया? On which date did India end its dominion status and assume the character of a sovereign republic? और सही विकल्प है सी, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत रोचक है। 15 अगस्त 1947 को जब हम आज़ाद हुए तो तकनीकी रूप से हम ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के एक डोमिनियन यानी अधिराज्य थे। जिसका मतलब है कि हमारी सरकार तो अपनी थी, लेकिन औपचारिक रूप से ब्रिटिश ताज से एक प्रतीकात्मक जुड़ाव बना हुआ था। 100%। गवर्नर जनरल उस समय क्राउन का ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे। पर 26 जनवरी 1950 को जैसे ही संविधान लागू हुआ, भारत ने खुद को इस डोमिनियन के दर्जे से मुक्त कर लिया और हम एक पूर्ण संप्रभु गणतंत्र बन गए, जिसका अर्थ है कि कोई विदेशी सत्ता हमारे मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। वैसे एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि पाकिस्तान 1956 तक डोमिनियन ही बना रहा था। हाँ, उन्होंने अपना संविधान लागू करने में लंबा समय लिया। भारत की यात्रा इस मामले में काफी सुव्यवस्थित रही। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है। प्रश्न संख्या 24। पंथ निरपेक्षता के सकारात्मक अवधारणा का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म? विकल्प बी यहां सही है। राज्य का कोई भी धर्म नहीं है और वो सभी धर्मों को समान दर्जा एवं समर्थन देता है। The state has no religion and it gives equal status and support to all religions. पंथ निरपेक्षता को लेकर भारत का नजरिया पूरी दुनिया में अनूठा है। पश्चिमी देशों में को अगर हम देखें, जैसे फ्रांस, तो वहां पंथ निरपेक्षता की नकारात्मक अवधारणा है, जहां राज्य और धर्म एकदम अलग हैं। यानी वहां सरकार धर्म के मामले में बिल्कुल पड़ती ही नहीं है। पर भारत में ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। भारत की विविधता को देखते हुए पश्चिमी मॉडल यहाँ लागू नहीं हो सकता था। हमारे यहाँ राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन वो सभी धर्मों को समान रूप से आदर देता है और जरूरत पड़ने पर सुधार के लिए हस्तक्षेप भी करता है। जैसे छुआछूत को खत्म करना या मंदिरों में सभी के प्रवेश को तय करना। ये सकारात्मक पंथ निरपेक्षता है। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय ने भी एसआर बोमाई मामले में कहा था कि पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है। हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं। बहुत खूब। अब आते हैं प्रश्न संख्या 25 पर। प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र के तहत कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? अंडर रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू whom? और सही जवाब है विकल्प सी, विधायिका के प्रति। टू द लेजिस्लेचर। भारत जैसी विशाल जनसंख्या वाले देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है, इसलिए हमने प्रतिनिधि लोकतंत्र अपनाया है और इसमें भी हमने संसदीय प्रणाली को चुना है, जहां शक्तियों का कठोर पृथक्करण नहीं होता। यानी हमारी कार्यपालिका, जिसमें प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद शामिल है, वो अपने सभी कामों के लिए सीधे तौर पर विधायिका यानी संसद के प्रति जवाबदेह है। जी, संविधान का अनुच्छेद 75 इसे स्पष्ट करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। जब तक उनके पास बहुमत है, तभी तक सरकार है। प्रस्तावना के महान आदर्शों की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26। प्रस्तावना में न्याय के कौन से 3 रूपों का उल्लेख है? Which 3 forms of justice are mentioned in the preamble? सही विकल्प है बी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अक्सर न्याय शब्द सुनते ही लोगों को केवल अदालत याद आती है, पर संविधान निर्माताओं की सोच काफी व्यापक थी। उन्होंने न्याय को 3 बुनियादी क्षेत्रों में बांटा। सामाजिक न्याय, जहां जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो। आर्थिक न्याय, जहां आय और संपत्ति की असमानता कम हो। और राजनीतिक न्याय, जहां सबको वोट देने का अधिकार हो। एकदम सही।
और इन आदर्शों को जमीन पर उतारने के लिए ही मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्व संविधान में जोड़े गए। परीक्षार्थियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि न्याय का ये विचार 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरित है। रूसी क्रांति का प्रभाव वहां साफ दिखता है। इसी से निकला है हमारा अगला सवाल, प्रश्न संख्या 27। वितरणात्मक न्याय का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस? सही विकल्प है बी, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ये राजनीति विज्ञान का एक बेहद शानदार वैचारिक प्रश्न है। जब हम सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय को आपस में मिला देते हैं तो उसी संयोजन को वितरणात्मक न्याय कहा जाता है। इसका व्यावहारिक रूप क्या होगा? जैसे देश के संसाधनों का सही बंटवारा करना। बिल्कुल। जब सरकार जमींदारी प्रथा खत्म करके भूमिहीन किसानों को जमीन देती है या प्रगतिशील कर प्रणाली लागू करती है जहां ज्यादा कमाने वालों पर ज्यादा टैक्स लगता है, तो वो वितरणात्मक न्याय ही है। अनुच्छेद 38 और 39 इसी दिशा में काम करते हैं। सामाजिक और आर्थिक न्याय का ये संगम ही कल्याणकारी राज्य की बुनियाद है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28। सामाजिक न्याय के अंतर्गत किन वर्गों की स्थिति में सुधार पर बल दिया गया है? अंडर सोशल जस्टिस, एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ विच सेक्शंस? सही विकल्प है बी, पिछड़े वर्गों जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी आते हैं और महिलाओं की स्थितियों में सुधार, इंप्रूवमेंट इन द कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, एससीज, एसटीज, ओबीसीज एंड वुमेन। सामाजिक न्याय का लक्ष्य सबको समान अवसर देना है, लेकिन दिक्कत ये है कि समाज के सभी लोग शुरुआत से एक समान धरातल पर नहीं हैं। हाँ, जो वर्ग सदियों से शोषित रहे हैं या पिछड़ गए हैं, उन्हें आगे लाने के लिए कुछ विशेष प्रावधान करने पड़ते हैं। जी, इसे हम आरक्षण या सकारात्मक कार्यवाही के रूप में देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि असमान लोगों के साथ समान व्यवहार करना भी एक तरह का अन्याय है। अनुच्छेद 15(4) और 16(4) इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण आदर्श पर, स्वतंत्रता। प्रश्न संख्या 29। प्रस्तावना में स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ क्या है? What is the true meaning of liberty in the preamble? सही विकल्प है बी, व्यक्तिगत गतिविधियों पर प्रतिबंधों की अनुपस्थिति और व्यक्तित्व विकास के अवसर, absence of restraints on individual activities and providing opportunities for personality development. आमतौर पर लोग समझते हैं कि आजादी का मतलब है जो मन में आए वो करना, लेकिन संविधान में स्वतंत्रता का अर्थ दो तरफा है। पहला, नकारात्मक, यानी राज्य नागरिकों पर अनुचित रोक नहीं लगाएगा, और दूसरा सकारात्मक पहलू, जिसका अर्थ है कि नागरिकों को अपने विकास के लिए पूरे अवसर मिलेंगे। बिल्कुल। इसीलिए प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है, और भाग 3 में इन्हें मौलिक अधिकारों के रूप में सुरक्षित किया गया है ताकि व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सके। तो क्या ये स्वतंत्रता असीमित है? यही हमारा आज का आखिरी सवाल है। प्रश्न संख्या 30। क्या भारतीय संविधान में स्वतंत्रता पूर्ण है? इज लिबर्टी एब्सोल्यूट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? विकल्प बी यहां सही है। नहीं, ये योग्य है और संवैधानिक सीमाओं के अधीन है। नो, इट इज क्वालिफाइड एंड सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस। ये विषय मुख्य परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। हमारी स्वतंत्रता एब्सोल्यूट या असीमित नहीं है, ये क्वालिफाइड है। इसका अर्थ है कि स्वतंत्रता एक अधिकार है, कोई लाइसेंस नहीं, जहां आप कुछ भी कर सकें। ना, आपकी आज़ादी वहाँ खत्म हो जाती है जहाँ से दूसरे की आज़ादी या समाज की शांति शुरू होती है। 100%। इसीलिए अनुच्छेद 19 में तार्किक प्रतिबंध यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। राज्य की सुरक्षा, देश की संप्रभुता या सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर इन पर रोक लगाई जा सकती है। एक सफल लोकतंत्र वही है जो व्यक्तिगत आज़ादी और समाज के हितों के बीच संतुलन बनाए रखे। प्रश्न 31। नागरिक समानता सुनिश्चित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? विच आर्टिकल इंश्योर्स सिविक इक्वालिटी? सही उत्तर है विकल्प ए, अनुच्छेद 14 से 18। बिल्कुल, यहाँ एकदम सही उत्तर है। देखिए, संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है ना, जी, भाग 3 में। हाँ, उनमें अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक का जो पूरा समूह है, जी। वह सीधे तौर पर इसी नागरिक समानता की स्थापना करता है। मतलब समाज में हर इंसान की हैसियत बराबर हो। बिल्कुल। आज़ादी से पहले के भारत को अगर आप देखें तो धर्म और जाति के नाम पर समाज बटा हुआ था। ऐसे में अनुच्छेद 14 कानून के सामने सबको बराबर रखता है। और भेदभाव को रोकने के लिए अनुच्छेद 15 है। जी हाँ, और रोजगार के अवसरों में समानता के लिए अनुच्छेद 16 लाया गया।
इसके बाद अनुच्छेद 17 और 18 आते हैं, जो क्रमशः छुआछूत और उपाधियों का अंत करते हैं। ये छुआछूत यानी अस्पृश्यता वाला बिंदु बहुत गहरा है और इसी से हमारा अगला प्रश्न भी जुड़ा है। प्रश्न 32। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस आदर्श की प्राप्ति के लिए अनिवार्य है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज एसेंशियल टू अचीव विच आइडियल? सही उत्तर है विकल्प बी, नागरिक समानता। विकल्प बी बिल्कुल सही है। अगर हम इसे परीक्षा के नजरिए से देखें तो अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त करना बहुत आवश्यक था, क्योंकि इसके बिना नागरिक समानता सिर्फ कागजों पर रह जाती है ना? एकदम सही समझिए आप। अगर हमने लिख दिया कि देश का हर नागरिक समान है, लेकिन जमीनी स्तर पर छुआछूत कायम रही, तो वो समानता किस काम की? वो तो बस एक कोरा शब्द रह जाता। हाँ, इसीलिए इस कुप्रथा को जड़ से मिटाना अनिवार्य था, ताकि समाज के सभी वर्गों को बराबरी का आत्मसम्मान मिल सके। आत्मसम्मान के बाद एक और चीज नागरिक को ताकतवर बनाती है, और वह है राजनीतिक हिस्सेदारी। प्रश्न 33 इसी बारे में है। राजनीतिक समानता सुनिश्चित करने वाले संवैधानिक प्रावधान कौन से हैं? Which constitutional provisions ensure political equality? सही उत्तर है विकल्प बी, अनुच्छेद 325 और अनुच्छेद 326। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकल्प बी सही है, क्योंकि राजनीतिक समानता के दो मुख्य आधार तय किए गए हैं। पहला आधार शायद निर्वाचक नामावली से जुड़ा है। जी, अनुच्छेद 325 ये गारंटी देता है कि मतदाता सूची बनते समय धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। और दूसरा आधार अनुच्छेद 326 है, जो वयस्क मताधिकार देता है। बिल्कुल, चाहे व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, अमीर हो या गरीब, चुनाव में सबके मत की कीमत एक बराबर होती है। यही सच्ची राजनीतिक समानता है। ये राजनीतिक ताकत तो मिल गई, लेकिन आम इंसान की आर्थिक स्थिति का क्या? प्रश्न 34, अनुच्छेद 39 के तहत आर्थिक समानता का क्या प्रावधान है? What is the provision for economic equality under Article 39? सही उत्तर है विकल्प ए, पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन। विकल्प ए यहाँ एकदम सही है, और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये राज्य के नीति निदेशक तत्वों का हिस्सा है। तो आर्थिक समानता का मतलब आय बराबर करना नहीं है? नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ बांटकर बराबर कर दिया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सभी को आजीविका के पर्याप्त साधन मिले। और इसीलिए समान वेतन का प्रावधान रखा गया। समान होना चाहिए। बहुत ही प्रगतिशील बात है ये। अब जरा इन आदर्शों के इतिहास पर चलते हैं। प्रश्न 35, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के महान आदर्श किस क्रांति से उद्धृत है? The great ideals of liberty, equality and fraternity are drawn from which revolution? सही उत्तर है विकल्प सी, फ्रांसीसी क्रांति। बिल्कुल, विकल्प सी सही उत्तर है। ऐतिहासिक संदर्भ दें तो 1789 से 1799 के बीच जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। जिसका मुख्य नारा था लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। बिल्कुल, और हमारे संविधान निर्माताओं ने इन महान आदर्शों को प्रस्तावना में इसलिए जगह दी ताकि भारत में एक समतावादी समाज की स्थापना हो सके। यानी हमने इन्हें अपने समाज की बीमारियों को दूर करने के लिए अपनाया। सही कहा आपने। ये आदर्श सदियों के शोषण और सामाजिक असमानताओं से मुक्ति पाने के प्रतीक बन गए थे। और इन आदर्शों में से बंधुत्व को आगे बढ़ाना काफी चुनौतीपूर्ण था। जी हाँ। प्रश्न 36 है, भारतीय संविधान बंधुत्व को बढ़ावा देने के लिए किस प्रणाली का उपयोग करता है? Which system does the Indian Constitution use to promote fraternity? सही उत्तर है विकल्प बी, एकल नागरिकता। विकल्प बी सही है। बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना भारत जैसे विविधता वाले देश में क्षेत्रीयतावाद को रोकना बहुत जरूरी था। इसीलिए हमने दोहरी नागरिकता नहीं अपनाई। जी हाँ, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए पूरे देश में सिर्फ एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। इससे सभी में यह भावना आती है कि हम सब एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। चलिए बंधुत्व को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। प्रश्न 37, बंधुत्व के आदर्श के तहत प्रस्तावना किन दो बातों को सुनिश्चित करती है? अंडर द आइडियल ऑफ फ्रेटर्निटी द प्रीएम्बल इंश्योर्स विच टू थिंग्स? सही उत्तर है विकल्प बी, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। ये प्रस्तावना का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और विकल्प बी एकदम सही है। इसके दो आयाम हैं। पहला आयाम तो व्यक्ति के आत्मसम्मान से जुड़ा है। हाँ, जो कि मनोवैज्ञानिक है, यानी व्यक्ति की गरिमा।
जब तक हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, भाईचारा नहीं पनपेगा। और दूसरा आयाम क्षेत्रीय है, यानी राष्ट्र की एकता और अखंडता। पर यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि अखंडता शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था, है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। के.एम. मुंशी के अनुसार व्यक्ति की गरिमा का क्या तात्पर्य है? अकॉर्डिंग टू के.एम. मुंशी, व्हाट डज द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल सिग्निफाई? सही उत्तर है विकल्प बी, प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। विकल्प बी सही है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के प्रमुख सदस्य के मुंशी जी के विचार बहुत ही मानवीय थे। उनका मानना था कि संविधान सिर्फ देश चलाने की मशीन नहीं है। सही कहा। उनके अनुसार हर इंसान का व्यक्तित्व अत्यंत पवित्र है। संविधान की नजर में हर व्यक्ति अपने आप में एक स्वतंत्र और गरिमापूर्ण इकाई है, जिसकी रक्षा होनी चाहिए। अब व्यक्ति से आगे बढ़कर राष्ट्र के ढांचागत विषय पर आते हैं। प्रश्न 39, अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहना किस सिद्धांत को पुष्ट करता है? Calling India a union of states in Article 1 reinforces which principle? सही उत्तर है विकल्प बी, राज्यों का संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इस प्रश्न का सीधा संबंध हमारी राष्ट्रीय अखंडता से है। विकल्प बी सही है, क्योंकि भारतीय संघ किसी आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। मतलब किसी भी राज्य को भारत से अलग होने की इजाजत नहीं है? बिल्कुल। राज्यों का संघ होने का यही सबसे बड़ा तात्पर्य है कि हमारा संघ अविनाशी है। राज्य प्रशासन के लिए है, पर देश एक ही रहेगा। के लिए आज के सत्र के आखिरी प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न 40, मौलिक कर्तव्यों का बंधुत्व से क्या संबंध है? What is the relation between fundamental duties and fraternity? सही उत्तर है विकल्प बी, यह नागरिकों का कर्तव्य है कि वे धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं से परे भाईचारे को बढ़ावा दें। विकल्प बी सही है। और यहाँ अनुच्छेद 51A का जिक्र करना बहुत जरूरी है। बंधुत्व बनाए रखना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हर भारतीय नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है। जी हाँ। जब तक हम नागरिक स्वयं आगे आकर भेदभावों से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक समान भाईचारे का निर्माण नहीं हो सकता। ये सच में बहुत गहरी बात है कि हमारे अधिकार और कर्तव्य कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का एक विचार श्रोताओं के सामने रखना चाहूंगा। जी जरूर बताएं। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को त्रिनिटी का संघ कहा था। उनका मानना था कि इन तीनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर समानता के बिना स्वतंत्रता दे दी गई तो कुछ ही लोगों का वर्चस्व हो जाएगा। एकदम सही। और इसीलिए इस नाजुक संतुलन को बनाए रखना आज के समय में हम सभी नागरिकों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। प्रश्न 41, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में यह राय दी थी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? क्वेश्चन 41, in which case did the Supreme Court opine that the preamble is not a part of the Constitution? सही उत्तर है विकल्प बी, बेरुबारी यूनियन मामला 1960। देखिए, ये भारतीय संवैधानिक इतिहास का एक बहुत ही प्रारंभिक और महत्वपूर्ण बिंदु है। 1960 के बेरुबारी यूनियन मामले में सर्वोच्च न्यायालय के सामने एक बड़ा वैचारिक प्रश्न आया था। तो इसमें न्यायालय का क्या तर्क था? तर्क ये था कि न्यायालय ने इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि प्रस्तावना हमारे संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कुंजी है। यदि संविधान के किसी अनुच्छेद की भाषा अस्पष्ट हो तो प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है। मतलब कुंजी तो है, परंतु इतना मानने के बाद भी न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से ये अभिमत दिया कि प्रस्तावना संविधान का विधिक हिस्सा या औपचारिक अंग नहीं है। ये तो वैसे ही बात हो गई कि नक्शा महत्वपूर्ण है पर घर का हिस्सा नहीं। बिल्कुल, यही तर्क था। उनका मानना था कि चूंकि ये कोई ठोस शक्ति प्रदान नहीं करती है, इसलिए इसे मूल संविधान का अंग नहीं माना जा सकता। परीक्षाओं में यही पूछा जाता है कि कहाँ इसे हिस्सा नहीं माना गया, तो उत्तर हमेशा बेरुबारी मामला ही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 42, किस ऐतिहासिक निर्णय में न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है? क्वेश्चन 42, in which historic judgment did the court state that the preamble is an extremely important part of the Constitution? सही उत्तर है विकल्प बी, केशवानंद भारती मामला 1973। स्थिति हमेशा बेरुबारी मामले जैसी नहीं रही। 1973 का केशवानंदा भारती मामला
भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का सबसे युगांतरकारी फैसला माना जाता है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी 13 न्यायाधीशों की पीठ बैठी थी। और इसने पुराने निर्णय को पूरी तरह पलट दिया। हाँ, न्यायालय ने अपनी पिछली गलती सुधारी। ये स्थापित किया गया कि प्रस्तावना संविधान का कोई अलग थलग या बाहरी दस्तावेज नहीं है, बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। इसका मतलब है पूरा संविधान इसके आदर्शों के प्रकाश में देखा जाएगा। सही समझा आपने। और यहीं से मूल ढांचे यानी आधारभूत संरचना का वो महान सिद्धांत भी निकल कर आया। इस निर्णय ने तय कर दिया कि संविधान की विशाल इमारत इसी प्रस्तावना की नींव पर खड़ी है। अब जाकर बात कुछ तर्कसंगत लग रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 43। प्रस्तावना को संविधान के अन्य हिस्सों के बाद क्यों अधिनियमित किया गया था? क्वेश्चन 43। Why was the preamble enacted after the rest of the Constitution was already enacted? सही उत्तर है विकल्प बी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह अपनाए गए संविधान के प्रावधानों के अनुरूप हो। संविधान निर्माण की ये प्रक्रिया अपने आप में बहुत ही गहन और रोचक है। सामान्य तौर पर जब कोई पुस्तक लिखी जाती है तो उसकी भूमिका पहले पन्ने पर होती है। हाँ, आमतौर पर पहले ही लिखी जाती है। परंतु संविधान सभा ने प्रस्तावना को सबसे अंत में विचार और मतदान के लिए रखा। इसका एक तार्किक कारण था। सभा ये पूर्ण रूप से सुनिश्चित करना चाहती थी कि जो प्रस्तावना पारित हो रही है वो उन सभी अनुच्छेदों और प्रावधानों का बिल्कुल सही प्रतिबिंब हो जिन्हें संविधान सभा पहले ही अपना चुकी है। बहुत ही दूरदृष्टि वाला कदम था ये, ताकि दोनों के बीच कोई विरोधाभास न रहे। बिल्कुल। जब पूरा मसौदा तैयार हो गया तभी इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया, जो सिद्ध करता है कि ये पूरे संविधान के दर्शन के पूर्णतया अनुकूल है। अब देखते हैं प्रश्न 44। प्रस्तावना की गैर न्यायोचित प्रकृति का क्या अर्थ है? क्वेश्चन 44। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नॉन जस्टिशिएबल नेचर ऑफ द प्रियम्बल? सही उत्तर है विकल्प बी, इसके प्रावधानों को न्यायालयों में लागू नहीं किया जा सकता। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विचारिक बिंदु है। जब हम विधायी भाषा में किसी विषय को गैर न्यायोचित कहते हैं तो इसके दो बड़े अर्थ निकलते हैं। पहला ये कि प्रस्तावना हमारी संसद या राज्य विधानसभाओं की शक्ति का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है। मतलब संसद इसके आधार पर नए कानून बनाने की असीमित शक्ति नहीं ले सकती। सही कहा। और ना ही ये संसद की मौजूदा शक्तियों पर कोई प्रतिबंध लगाती है। इसका दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण अर्थ ये है कि इसकी प्रकृति अदालती कार्यवाही के योग्य नहीं है। इसका क्या तात्पर्य हुआ? तात्पर्य ये है कि यदि राज्य प्रस्तावना में लिखे किसी आदर्श को प्राप्त करने में विफल रहता है तो कोई भी व्यक्ति सीधे अदालत में जाकर इसे बलपूर्वक लागू करवाने की मांग नहीं कर सकता। लेकिन फिर इसका फायदा ही क्या अगर इसे लागू ही नहीं किया जा सकता? क्या इसे फिर सजावटी कागज बनकर नहीं रह जाता? ऊपरी तौर पर देखने से ऐसा लगता है, परंतु वास्तविकता अलग है। भले ही इसे सीधे अदालत में लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन न्यायपालिका खुद इसका इस्तेमाल करती है। जब भी कोई कानून अस्पष्ट होता है तो न्यायाधीश इसे एक रोशनी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये सीधे तलवार का काम नहीं करती, बल्कि रोशनी का काम करती है। बिल्कुल। ये वो वैचारिक आधारशिला है जिस पर संविधान की न्यायिक व्याख्या टिकी हुई है। बहुत खूब। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 45। प्रस्तावना की संशोधन क्षमता के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है? क्वेश्चन 45। What is the current position regarding the amendability of the preamble under Article 368? सही उत्तर है विकल्प बी, इसमें संशोधन संभव है बशर्ते मूल ढांचे को न बदला जाए। इस प्रश्न का तार सीधा हमारी उस चर्चा से जुड़ता है जो हमने केशवानंदा भारती मामले में की थी, जब सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, तो अनुच्छेद 368 के तहत इसकी संशोधन क्षमता पर बहस शुरू हुई। क्योंकि अनुच्छेद 368 संसद को संशोधन की शक्ति देता है। हाँ, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संसद अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए इसमें संशोधन बिल्कुल कर सकती है, परंतु यहाँ एक ऐतिहासिक शर्त जोड़ दी गई कि संसद इसके बुनियादी तत्वों या मूल ढांचे को किसी भी हाल में नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती। यानी कुछ नया और सकारात्मक जोड़ सकते हैं पर मूल चरित्र नहीं बदल सकते। एकदम सही। हमारी राज्य व्यवस्था का जो आत्मा का स्वरूप है उससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ये सच में शक्तियों का एक बेहतरीन संतुलन है।
अब कुछ कथनों पर आते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रश्न 46। किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, कुंजी और एक रत्न कहा था? क्वेश्चन 46। हु कॉल्ड द प्रियम्बल द सोल, की एंड जूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सही उत्तर है विकल्प बी, पंडित ठाकुरदास भार्गवा। संविधान सभा के अत्यंत प्रबुद्ध सदस्य पंडित ठाकुरदास भार्गवा जी का ये कथन प्रस्तावना की गरिमा को बहुत ही काव्यात्मक तरीके से व्यक्त करता है। उन्होंने इसे केवल एक परिचयात्मक पृष्ठ नहीं माना, बल्कि उन्होंने इसे सबसे पवित्र भाग बताया। हाँ, उन्होंने इसे संविधान की आत्मा कहा, क्योंकि आत्मा के बिना शरीर का कोई मोल नहीं होता। इसी प्रकार प्रस्तावना के आदर्शों के बिना संविधान के अनुच्छेद निष्प्राण हो जाएंगे। इसे एक ऐसी कुंजी और रत्ना बताया गया जिसके माध्यम से पूरे संविधान के वास्तविक मूल्य को मापा जा सकता है। आत्मा, कुंजी और रत्ना, परीक्षार्थियों के लिए इन्हें याद रखना काफी आसान होगा। अब देखते हैं विदेशी विद्वानों का क्या मानना था। प्रश्न 47। राजनीति विज्ञानी सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना के बारे में क्या विचार व्यक्त किए थे? क्वेश्चन 47। What views did political scientist Sir Ernest Barker express about the preamble? सही उत्तर है विकल्प बी, इसे संविधान का कीनोट कहा। सर अर्नेस्ट बाकर एक बहुत ही प्रसिद्ध अंग्रेजी राजनीति विज्ञानी थे। जब उन्होंने हमारी प्रस्तावना का अध्ययन किया तो वे इसके राजनीतिक ज्ञान और गहन दर्शन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे हमारे संविधान का मुख्य स्वर कहा। संगीत में जैसे पहला सुर होता है जिस पर सब टिका होता है। बिल्कुल सटीक तुलना की आपने। बार्कन का मानना था कि भारत का पूरा राजनीतिक ढांचा इसी सुर पे आधारित है। उन्होंने अपनी 1951 की प्रसिद्ध पुस्तक की शुरुआत ही हमारी प्रस्तावना के उद्धरण के साथ की थी। वाकई ये हमारे संविधान निर्माताओं के लिए बड़ा सम्मान था। आगे देखते हैं। प्रश्न 48। के.एम. मुंशी के अनुसार प्रस्तावना का क्या महत्व है? क्वेश्चन 48। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल अकॉर्डिंग टू के.एम. मुंशी? सही उत्तर है विकल्प बी, ये हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली है। के मुंशी जी संविधान सभा की प्रारूप समिति के अत्यंत सक्रिय सदस्य थे। उन्होंने इसके लिए कुंडली या राजनीतिक भविष्य फल शब्द का प्रयोग किया। जैसा कि भारतीय समाज में जन्म के समय बच्चों की कुंडली बनती है। हाँ, ठीक वही संकल्पना है। जिस प्रकार कुंडली नवजात व्यक्ति के भविष्य की दिशा और ग्रहों की दशा बताती है, उसी प्रकार ये प्रस्तावना हमारे नवजात स्वतंत्र राष्ट्र की राजनैतिक दिशा और भविष्य के लक्ष्यों को दर्शाती है। कुंडली शब्द से इसे याद रखना काफी दिलचस्प होगा। चलिए अगला कथन देखते हैं। प्रश्न 49। पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना की तुलना किससे की थी? क्वेश्चन 49। फॉर्मर चीफ जस्टिस एम हिदायतुल्लाह कंपेयर्ड द प्रियम्बल टू व्हाट? सही उत्तर है विकल्प बी, संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा से। पूर्व मुख्य न्यायाधीश महोदय का ये कथन बहुत ही व्यापक है। उन्होंने हमारी प्रस्तावना की तुलना अमेरिका की प्रसिद्ध स्वतंत्रता की घोषणा से की, जो दुनिया के सबसे प्रभावशाली दस्तावेजों में गिना जाता है। परंतु उन्होंने इसमें एक बहुत बड़ी बात भी जोड़ी थी। बिल्कुल, उन्होंने स्पष्ट किया कि ये केवल एक राजनीतिक उद्घोषणा नहीं है, बल्कि ये हमारे संविधान की वो अंतरात्मा है जो हमारे राजनीतिक समाज के पूरे स्वरूप को निर्धारित करती है। और इसकी अपरिवर्तनीय प्रकृति के बारे में भी उन्होंने कुछ कहा था। हाँ, उन्होंने सबसे सशक्त बात ये कही कि इसमें एक ऐसा अटल दृढ़ संकल्प निहित है जिसे केवल एक बड़ी क्रांति ही बदल सकती है, कोई सामान्य विधायी प्रक्रिया नहीं। केवल एक क्रांति ही बदल सकती है। बहुत ही प्रभावशाली विचार है। चलिए अब इस डीप डाइव के अंतिम प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न 50। अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? क्वेश्चन 50। हाउ मेनी टाइम्स हैज द प्रियम्बल बीन अमेंडेड सो फार? सही उत्तर है विकल्प सी, केवल एक बार। ये एक ऐसा तथ्यात्मक बिंदु है जो हर परीक्षार्थी को पूर्णतः कंठस्थ होना चाहिए। हमारे संविधान की प्रस्तावना में पिछले 7 दशकों से भी अधिक समय में केवल एक ही बार संशोधन किया गया है। और ये ऐतिहासिक संशोधन कब हुआ था? ये संशोधन 1976 में आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से किया गया था। इस एकमात्र संशोधन द्वारा प्रस्तावना की भाषा में 3 अत्यंत महत्वपूर्ण नए शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। और न्यायालय ने इस पर क्या रुख अपनाया और समावेशी हुआ है। ये जानकारी निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है।